हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में। तो जैसा कि पीछे 3 लेक्चर हो चुकी हैं, तो कृपया आप लोग उसको सीक्वेंस से देखते हैं। और जैसा कि मैंने बोला है कि पूरी तरह से ये प्लेलिस्ट मैं आपको कंप्लीट करूंगा, तो आप लोग कृपया इस सीक्वेंस का फॉलो करें ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो पिछली लेक्चर में मैंने आपको बताया था फेडरल सिस्टम के बारे में, यूनिटरी सिस्टम के बारे में और अपने फेडरल सिस्टम के बारे में। जो इंडियन फेडरल सिस्टम है, क्या क्या प्रोविजन है जो हमें फेडरल बनाता है और क्या क्या प्रोविजन है जो हमें नॉन फेडरल मतलब कि एकात्मक बनाता है, यूनिटरी। ये मैंने आपको बताया था। और फेडरल एकात्मक में अंतर भी बताया था और लिखित संविधान और अलिखित संविधान के बारे में भी बताया था। और उसके पहले वाले लेक्चर में आपने देखा था कि मैंने ब्रिटिश संविधान, अमेरिका संविधान, ये सबसे बहुत ही कंपेयर किया था अच्छे से। और ये लिखित संविधान और लिखित संविधान हो ही चुका है। और उसके पहले भी आप देखेंगे संसदीय प्रणाली और जो अध्यक्षीय प्रणाली है वो भी मैंने आपको बताया था। तो कृपया आप लोग इसको सीक्वेंस से देखते हैं। बार बार ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप लोग सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो आप लोग को काफ़ी अच्छे से और काफ़ी अच्छा क्लियरिटी बन पाएगा, जिससे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि सीक्वेंस को फॉलो करें। और दूसरी बात यह है कि जितने भी टॉपिक हो रहे हैं तो आप लोग कम्युनिटी जो सेक्शन होता है चैनल पे यूट्यूब के, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। उसमें हर एक टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन दिए जाते हैं। 4-5 क्वेश्चन मैं हमेशा डालते रहता हूँ, तो उसका आंसर भी देने का कोशिश करें। जब तक आंसर नहीं दीजिएगा, और वो जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं और ये यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन मैं आपको डालते रहता हूँ। तो उससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। और जो ये टॉपिक मैं आप लोगों को करा रहा हूँ उससे वो क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं, और आप लोगों का क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें अगर आप लोग कर लेते हैं तो पीटी निकल जाएगा, और कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं तो वो मेंस भी निकल जाएगा। और ये जो प्लेलिस्ट है तो ये पीटी और मेंस दोनों के लिए, ये आप लोग को समझना पड़ेगा। और जो ये है तो समझिए कि ये यूपीएससी और पीसीएस दोनों के लिए है। आप लोगों को मैं फैक्चुअल चीज़ें भी बताता हूँ और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी बताता हूँ, तो दोनों से आप लोगों को फायदा होगा। तो अब हमारा जो लेक्चर है उसको हम शुरू करते हैं। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में ये टोटल जो एक्ट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो 1947 तक का एक्ट जो है ये मैं पूरी तरह से आप लोगों को कंप्लीट कर दूंगा। जितना भी एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट पास करती है वो मैं एक्ट कंप्लीट करूंगा। तो पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड देखेंगे। तो पहला जो जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, आप देखते हैं तो ये एक ट्रेडिंग कंपनी रहती है। ट्रेडिंग कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इन दोनों में आप लोगों को अंतर समझ में आना चाहिए। मैन्युफैक्चर मतलब कि कोई प्रोडक्ट खुद से बनाती, लेकिन ट्रेडिंग कंपनी जो होती है वो ट्रेड करती है। बस मान लीजिए कि जहाँ पे वस्तु सस्ती है वहाँ से खरीद के जहाँ पे वस्तु महंगी मिलती है वहाँ पे बेच देती है। वो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अलग होती है, तो वो आप लोग उसको अलग समझेंगे। और अब ट्रेडिंग कंपनी है तो इसका बहुत सारा जगह अब देखेंगे कि कोठी बनाती है। कोठी मतलब आप समझिए कि वेयर हाउस होता है। वेयर हाउस मतलब जिसमें आप सामानों को रखते हैं। तो आप देखेंगे मतलब कि ये लोग कोठी बना के उसमें रहते हैं, फिर सामानों को खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए इंडियन जो भी फार्मर हैं या फिर जो लोग हैं जो कि वस्तुओं को यहाँ के व्यापारी हैं बेचते हैं, तो उसको खरीदते हैं और फिर अपने वेयर हाउस, जिसको कोठी बोला जाता है, पहली कोठी बनाई बहुत बार आप सुनते होंगे, तो वो कोठी में रखते हैं प्रोडक्ट को। और फिर उसको ये लोग अपने नाव के तहत यूरोप में ले जाते हैं, अमेरिका में, अफ्रीका में, जहाँ तहाँ ले जाके जहाँ जहाँ पे अच्छा प्रॉफिट होता है उसको ये लोग बेचते हैं। तो ये एक कंपनी आती है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC भी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको। तो EIC ये कंपनी आती है। और फिर कंपनी आती है तो धीरे धीरे ये पहले तो व्यापार करने आती है और उसके बाद देखेंगे व्यापार करते करते वहाँ पे डिक्लाइन ऑफ मुगल होता है। तो हिस्ट्री में मैंने आपको डिक्लाइन ऑफ मुगल भी बताया और कैसे फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना पैर पसारती है, तो वो भी आप देख सकते हैं जाके। तो धीरे धीरे फिर मुगलों का डिक्लाइन होता है और ऐसा सिनेरियो बन जाता है। अब मराठा भी देखेंगे कि मराठा तो एक बार पीक पे आते हैं मराठा, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि फिर वो जब पानीपत का तृतीय युद्ध होगा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, तो फिर वहाँ से मराठे भी समझिए कि डिक्लाइन हो जाते हैं। और उसके बाद कोई शक्ति ऐसी बचती नहीं है जो कि फिर भारत पे शासन कर सके। उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज पहले ये सोच के नहीं आते हैं कि हमें यहाँ पे राज करना है। वो मेनली व्यापार करने आए रहते हैं, ट्रेड करते हैं। ट्रेड करते करते ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि फिर वो सोचते हैं कि इस पे कब्जा ही करना ज़्यादा फायदेमंद का सौदा होगा। क्योंकि बार बार जो भी नवाब रहते हैं, चाहे निजाम रहते हैं, चाहे मराठा ही रहते हैं, तो उनको ट्रेडिंग करने में दिक्कत करते हैं। मतलब ट्रेड करने में क्या दिक्कत हो सकती है, वहाँ पे टैक्स लगा देते हैं। तो इन सब के वजह से फिर वो लोग देखते हैं कि अब धीरे धीरे ये लोग कमज़ोर हो ही चुके हैं, तो क्यों ना हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी यहाँ पे बनाएं। वही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाने लगते हैं वो लोग। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाते हैं तो उसी में देखेंगे फिर युद्ध भी करते हैं। तो वहाँ पे आप प्लासी और बक्सर का युद्ध देखेंगे, और बक्सर के युद्ध के बाद आप देखेंगे कि पूरी तरह से मतलब जो कंपनी रहती है वो राजनीतिक कार्य में हस्तक्षेप करने लगती है, और राजनीतिक कार्य में हस्तक्षेप करने लगती है। और धीरे धीरे फिर उसके बाद इनका शासन एस्टेब्लिश हो ही जाता है समझिए। और जब शासन मान लीजिए कि इनका शासन पे
कब्जा हो ही गया, तो अब जितने भी अधिकारी वगैरह थे तो वो ज़्यादा पैसा, बहुत सारा पैसा कमाने लगते हैं। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो मान लीजिए कंपनी है तो कोई भी उसका, आपको पता होगा कि शेयर होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर मतलब कि जो भी वो उस कंपनी को बनाने में पैसा लगाए हैं उनको शेयर होल्डर बोला जाता है। तो वो शेयर होल्डर होते हैं। और फिर आप देखेंगे शेयर होल्डर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी नियुक्त करते हैं, जो कि फैसला लेते हैं कंपनी से रिलेटेड कि कंपनी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये रहती है। तो बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर रहते हैं वो बैठे रहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो ब्रिटेन में बैठे रहते हैं और वहाँ से फैसला लेते हैं। और उस टाइम कम्युनिकेशन गैप भी बहुत ज़्यादा रहता है। मान लीजिए कि नाव से आना है कोई भी फैसला, ये आज जो आप इंटरनेट या फिर जो भी टेलीफोन ये सब तो था नहीं, इधर से जो संदेश है नाव लेके जाएगी, उधर से फिर जो संदेश है नाव लेके आएगी, मतलब जो भी नाव पे लोग आएंगे, जो बोट रहता है उस पर, और फिर संदेश आते जाते रहती है। तो इन सब वजह से फिर क्या होता है कि जो मर्जी रहती है वहाँ से जो डायरेक्शन मिलता है तब तक 5-6 महीना लग जाता है यहाँ पे आने में। तब तक यहाँ के जो भी अधिकारी रहते हैं, चाहे गवर्नर है, वो अपने मन के मर्जी का करते रहता है। अब मान लीजिए कि ये तो ट्रेडिंग कंपनी है। ट्रेडिंग कंपनी आप देखेंगे कि इतना युद्ध करने लगती है, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको नहीं बोले रहते हैं कि वहाँ पे युद्ध करना है तुम्हें, और युद्ध वगैरह भी होते रहती है। और जो भी अधिकारी होते हैं यहाँ पे वो पैसा खाते रहते हैं। पैसा खाते हैं मतलब कि जो दस्तक होती है उसको ले लेते हैं, दस्तक लेके फिर अपना पर्सनल यूज करने लगते हैं, मतलब कि टैक्स नहीं लगता है, दस्तक ले लेते हैं। तो ये सब होने लगता है, मतलब काफ़ी धांधली आ जाती है। उसके बाद ब्रिटिश जो गवर्नमेंट रहती है वो वहाँ पे देखती है, फिर वो एक्ट पास करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और एक बार आप समझिएगा कि जैसे कि ये कंपनी है तो एक बार ये डूबने लगती है, और डूबने लगती है तो फिर अब पार्लियामेंट के पास, मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ये लोग जाते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट से जाके बोलते हैं लोग कि हमें एक बार पैसा दो ताकि हम फिर से कंपनी को शुरू कर सके। और वही जब ये लोग जाके पैसा मांगते हैं वहाँ से, तो फिर पार्लियामेंट और कंपनी में एक एग्रीमेंट होता है कि अब हमें भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए और आप वहाँ पे व्यापार करेंगे। तो इस वजह से एक एग्रीमेंट होता है, और उसी एग्रीमेंट में बोला जाता है कि हम एक्ट पास करेंगे और फिर इसको 20-20 साल पे रिन्यू करते रहेंगे। देखेंगे कि 20 साल पे क्या आपकी ज़रूरत है, क्या हमारी ज़रूरत है, और फिर एक्ट का ये सिलसिला शुरू हो जाता है। और एक्ट एक बार पास होता है और 20 साल का इसमें टारगेट रहता है कि 20 साल बाद इसको फिर से रिन्यू किया जाएगा कि क्या चेंज अभी किए जा सकते हैं। वही बहुत सारे एक्ट पास होते हैं, और एक्ट जब पास होते हैं तो धीरे धीरे एक्ट पास होते होते बाद में आप देखिएगा कि 1935 का एक्ट आएगा, तो उसमें समझिए कि एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बन जाता है कि देश कैसे चलेगा, वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ही हो जाता है एक्ट। और ये समझिए अलिखित संविधान का ही पार्ट है। जितने भी ये एक्ट ये पास होते हैं तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करती है। जैसा कि मैंने अलिखित संविधान आपको बताया था कि एक साथ नहीं लिखी जाती है, तो वो लोग लिखते हैं एक्ट को और उस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर देते हैं। तो इसी वजह से मैंने आपको वो चीज़ें भी बताई थी। तो ये होता है बिल्कुल। और अब हमें देखना है ये एक्ट जो पास होता है, तो पहला जो एक्ट जो ये पास होगा, अब ये आप जो देखेंगे कि यहाँ तक जो एक्ट पास होगा ये, तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है उसके लिए ये एक्ट पास होता है। तो इसी वजह से इसको जो बोलते हैं, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो एक्ट पास किया जाता है इसको रेगुलेट करने के लिए पास किया जाता है। और इतने ये जो एक्ट होंगे ये ब्रिटिश ताज के अंतर्गत एक्ट पास किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आप देखिएगा कि 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है उससे पूरी तरह से पावर लेके अब क्राउन का शासन माना जाता है, जो वहाँ का मोनार्क रहता है उसका शासन माना जाता है, जो राजा किंग या क्वीन होती हैं उनका शासन माना जाता है। तो ये शासन ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पास होता है। और ये जो पास होता है जितना भी एक्ट, मतलब समझिए ये जो मैंने आपको बनाया है 1858 तक का, 1858 तो नहीं, इसके पहले का ही एक्ट जो रहता है ये रेगुलेटिंग एक्ट रहता है। और रेगुलेटिंग एक्ट मतलब कि जो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए पास किया जाता है उसको हम रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। और ये समझिए कि अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, तो अब 1599 में देखेंगे कि एक चार्टर रहता है। चार्टर एक लॉ समझिए, मतलब एक फरमान समझिए, ये कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार दिया जाता है। और ये कंपनी समझिए ऐसे नहीं, बहुत सारा कंपनी को मिला के एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जाती है। छोटे छोटे कंपनी रहते हैं उनको मर्ज कर दिया जाता है और एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जाती है, और फिर उसको भारत में व्यापार करने के लिए एक चार्टर पे साइन करके दे दिया जाता है कि आप भारत में व्यापार कर सकते हैं। और व्यापार करने के लिए फिर यह यहाँ पे आ जाती है। और चार्टर मतलब समझिए एक कानून था, और ये कंपनी का मतलब नियंत्रण के लिए ये चार्टर बनाया गया था। उसमें सब चीज़ों को लिखा गया था कैसे क्या कर सकती है कंपनी, और उसको फिर भारत में व्यवहार करने का एक अधिकार दे दिया जाता है। तो पहले महारानी एलिजाबेथ रहती हैं। महारानी एलिजाबेथ देखिएगा कि 15 वर्ष के लिए ही इनको अधिकार देती हैं, लेकिन जो चार्ल्स उनके बेटे रहते हैं वो इसको असीमित तक कर देते हैं, मतलब कितना दिन तक भी तुम व्यापार कर सकते हो वहाँ पे। लेकिन ये शुरू में इन लोगों से गलती हो जाती है, असीमित कर देते हैं इसको, और फिर बाद में देखिएगा कि धीरे धीरे कंपनी पे नकेल कसा जाएगा उसमें। मैं आपको ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से बताऊंगा अभी आगे। ये तो बस बैकग्राउंड हम रख रहे हैं इसका। और फिर
ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो रहती है वो भारत में आती है। तो ये क्वेश्चन बार बार आप देखेंगे कि पीसीएस वगैरह में आते हैं। और जब ये बक्सर का युद्ध जीतते हैं तो बंगाल, उड़ीसा, बिहार का इनको प्रशासन का अधिकार मिल ही जाता है। उसके बाद बहुत सारा इसमें भ्रष्टाचार होने लगता है और इसी भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें रहते हैं। उसके बाद जो ये 1773 का देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट पास होगा, तो ये मैं आपको कारण में बताऊंगा कि क्यों पास होते हैं। तो ये सिस्टम था, ये थोड़ा सा आपने समझ लिया। और ये यहाँ तक सिस्टम को सेंट्रलाइज किया जाएगा। सेंट्रलाइज मतलब एक हाथों में इसको मुट्ठी में बनाया जाएगा, मतलब कंपनी से जो भी पावर रहेगा वो धीरे धीरे लिया जाएगा। और फिर उसके बाद होगा कि यहाँ से अब धीरे धीरे पावर भारतीयों को दिया जाएगा। तो यहाँ से डिसेंट्रलाइज होता है और यहाँ से सिस्टम जो है ये गवर्नर जो रहता है उसके हाथों में जाती है। जैसे बंगाल है, मद्रास रहता है, बम्बई रहता है, उसका मतलब पूरी तरह से कंट्रोल देखिए कि गवर्नर रहता है। और गवर्नर कहाँ रहता है? जो गवर्नर जनरल वो बंगाल में रहता है। तो यहाँ से सेंट्रलाइज सिस्टम होगा, यहाँ से डिसेंट्रलाइज सिस्टम होगा। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये कुछ बैकग्राउंड था जो मैंने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे धीरे धीरे एक्ट के बारे में और यही हमारे संविधान की सीढ़ियाँ बनती है। और बाद में यही सारी एक्ट जो पिछली रहती है उसी को हम मिला के फिर अपना एक पूरी तरह से जो चीज़ें चलते आ रही थी उसी को मिला के हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को मॉडिफाई करके उसमें अपना संविधान बनाते हैं। और कुछ देशों से भी और संविधान लेते हैं और कुछ अपने खुद से भी जोड़ते हैं, वही हमारा संविधान बनता है। तो यही हमें संवैधानिक विकास देखना होता है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है इसी को पढ़ा जाता है। और ये समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो यही आपको इसमें देखना है। तो पहले हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में और बीच में जो भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आएंगी वो मैं आपको बताते जाऊँगा। तो अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले कि आखिर में ये एक्ट आया क्यों। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, तो कंपनी व्यापार करने तो आ जाती है और व्यापार करने के बाद आप देख रहे हैं कि प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद इनको समझिए कि पूरी तरह से पॉलिटिकल कंट्रोल भी मिल जाता है। ये व्यापार तो करते हैं, पॉलिटिकल कंट्रोल भी मिल जाता है और दैत शासन ये लोग लगाते हैं जो डायरकी सिस्टम रहती है। तो द्वैत शासन में होता क्या है कि जो निजाम रहते हैं वो पॉलिटिकल काम देखते रहते हैं और जो भी इकोनॉमिक से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड काम रहती है, टैक्स वगैरह, ये सब ये लोग देखते रहते हैं। जहाँ से पैसा आना है इन लोगों को उनसे मतलब रहता है, लेकिन तुम जितने भी शासन व्यवस्था में चीज़ें हैं, पुलिसिंग, ये सब चीज़ें तुम ही देखो। निजाम को ही बोला जाता है। जो सिराजुद्दौला और उनके बाद के जो भी शासक होते हैं उनको देखना होता है। लेकिन आप देखेंगे कि पैसा पे तो कंट्रोल इनका है, लेकिन पूरी तरह से ये लोग स्वतंत्र हैं। यहाँ पे इनको कोई भी जनता की अथॉरिटी नहीं है। यहाँ पे अथॉरिटी किसको है जनता की सेवा की? ये है निजाम के पास। तो निजाम के पास पैसा ही नहीं है और पैसा इनके पास जा रहा है, तो वो सेवा क्या करेगा? तो ये चीज़ें होती हैं, द्वैत शासन ये लोग लगाते हैं। और इससे समझिए कि कंपनी को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और जब कंपनी को फायदा होता है समझिए, तो फिर वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को चमकता है वहाँ पे कि अब इनको जो फायदा हो रहा है, तो फिर ये लोग धीरे धीरे पावरफुल हो जाएंगे और पावरफुल हो जाएंगे। वहाँ पे भी आप देखिएगा कि जो मोनार्क रहता है, राजा और पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रहा है बहुत दिनों तक शासन के लिए कि कौन पावरफुल रहेगा। और बाद में पार्लियामेंट की जीत होती है। और आज आप देखेंगे कि जो महारानी या महाराजा होते हैं ब्रिटेन के, वो बस नाम मात्र के होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है, तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम मैंने आपको बताया था। तो वहाँ पे आपको इसके बारे में बताया था कि वहाँ के जो किंग होते हैं वो नाम मात्र के होते हैं, बस उनका नाम चलता है, लेकिन पावर एक्चुअल है वो पीएम के पास है। तो वही बहुत दिनों तक लड़ाई चला है वहाँ पे। पहले मोनार्क का शासन रहता है, तो धीरे धीरे जो मोनार्क रहता है समझिए राजा या रानी, तो वो समझते हैं कि कंपनी धीरे धीरे अमीर होगी तो वो पार्लियामेंट में अपने सदस्य को भेज सकती है। कैसे भेजेगी? जैसे मान लीजिए कि इलेक्शन कोई कैसे जीतता है? पैसे से जीतता है। तो अब धीरे धीरे जो कंपनी को जब पैसा हो जाएगा तो वो अपने लोगों को वहाँ पे खड़ा करा के पार्लियामेंट में भेजेगी। और पार्लियामेंट में भेजेगी तो धीरे धीरे होगा क्या कि उनका पावर कम हो जाएगा और धीरे धीरे अब कंपनी ही पूरी तरह से एक तो यहाँ पे राज कर ही रही है इंडिया में, और पूरी तरह से वहाँ भी नाराज करने लगे जो ब्रिटेन है। इस वजह से ये लोग रेगुलेटिंग एक्ट को पास करते हैं, पहला रेगुलेटिंग एक्ट। और दूसरा बात ये रहती है कि आप समझिए कि बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया द्वैत शासन तो ये लोग लगाते हैं। अब पैसा है ही नहीं निजाम के पास, तो वो खर्च क्या करेगा जनता पे? पैसा पूरी तरह से पैसा पे कंट्रोल इनका है। और कंट्रोल अब ये पूरी तरह से फायदा कमा के कुछ पैसा वहाँ भेज रहे हैं, कुछ अपना जो अधिकारी हैं वो लोग तो मतलब एक्सेस करप्शन वहाँ पे कर रहे थे। और इस वजह से होता क्या है, अब जो भी चीज़ें होती हैं किसानी में पैसा ये लोग खर्च करते नहीं है। जितना भी सिंचाई वगैरह की व्यवस्था जो भी होती है उनकी व्यवस्था ये लोग नहीं करते, बस इनको पैसा से काम रहता है। और धीरे धीरे पड़ता क्या, आप देखेंगे कि बंगाल में अब लगातार अकाल पड़ना शुरू होता है। और उसी टाइम देखेंगे पहला अकाल पड़ता है और लगभग उसमें बहुत लोग मर जाते हैं। 10-20 लाख लोग एक बार में निपट जाते हैं। तो मरते हैं फिर वहाँ पे, और समझिए कि महीनों दिन तक लोग मरते रहते हैं भूख के मारे। ऐसे बेड पे लेटे हैं, मर रहे हैं, एक महीना में जान निकलता था। चील कौवे ऐसे खाते थे उनको।
तो बहुत बड़ा अकाल पड़ा, और अकाल पड़ा तो वहाँ पे फिर ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वहाँ तक बात पहुँची, और इसी का बहाना बना के वो कंपनी के पावर को तो कम करना ही चाहते थे, क्योंकि वहाँ पे कंपनी, जैसा मैंने बताया कि संसद में भी वो अपना सदस्य भेजने लगे थे धीरे धीरे, तो कंपनी को रेगुलेट करना चाहता था जो भी वहाँ का किंग होता था और क्वीन। तो इस वजह से भी वो लोग ये एक्ट पास करते हैं। और तीसरी बात है कि अमेरिका में भी विद्रोह हो रहा था, तो इसी टाइम में आप देखेंगे कि अमेरिकन रेगुलेशन का भी बैकग्राउंड बनने लगा था, वहाँ पे भी विद्रोह होने लगा था, तो वहाँ पे भी तो कंपनी जाके शासन करती थी। तो कंपनी जाके शासन करती थी तो समझिए कि वहाँ पे विद्रोह होने लगा, और धीरे धीरे अमेरिका भी आज़ाद हो गया। तो अब इन लोगों को डर लगने लगा कि फिर से ये भी जो कंट्री है, इंडिया और भी बहुत सारे कंट्री थे, वो भी आज़ाद ना होने लगे। इस वजह से अब करना क्या होगा कि अब रेगुलेट करना पड़ेगा, कंपनी कैसे शासन करेगी वो प्लान वहाँ बनेगा, और इनको बस एग्जीक्यूट करना है। इस वजह से भी ये लोग लेके आते हैं, और जो कंपनी है इसकी पावर तो बढ़ते जा ही रही थी, जितना पैसा होगा उतना पावर होगा, और कंपनी को फायदा तो बहुत ज़्यादा हो रहा था समझिए। इस वजह से ये लोग इस एक्ट को लाते हैं। और चौथी बात है, अधिकारी जो है वो अपना फ़ायदा कमाने लगे थे, और फ़ायदा कमाने लगे थे तो अब समझिए अधिकारी फ़ायदा कमाने लगे थे, और इससे कंपनी को लॉस होने लगता है। और लॉस होने लगता है जब अधिकारी पूरी तरह से करप्शन करते हैं, तो एक बार कंपनी चली जाती है लॉस में, और इसके बाद लॉस में जाती है तो एक बार ये लोग जाते हैं मतलब वहाँ पे किंग से पैसा मांगने, और किंग से जब पैसा मांगने जाते हैं तो वहीं पर ये एग्रीमेंट होता है कि हम एक लॉ पास करेंगे जिसमें दोनों लोगों का हित देखा जाएगा, और फिर इसको 20 साल बाद रिन्यू भी किया जाएगा। तो फिर आप देखेंगे कि 20-20 साल बाद इसको रिन्यू किया जाता है जब इनको लॉस होता है। तो यही जो पहला एक्ट आता है, तो ये मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया, और ये पहला जो एक्ट आता है तो ये रेगुलेटिंग एक्ट होता है, और जिसको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। और ये जो रहता है, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो लॉर्ड नॉर्थ रहते हैं उनके द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है, और उसी की समिति के सिफारिश पे ये एक्ट पास होता है। तो कोई भी एक्ट जब पास होता है तो एक समिति बनाई जाती है, और जो भी कमेटी होती है वो फिर सजेशन देती है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। जो प्रॉब्लम बताया जाता है उसके सॉल्यूशन के लिए एक समिति बनती है, और वो समिति बताती है कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है, फिर उसको एक्ट में चेंज कर दिया जाता है। तो वो सिस्टम आज भी चलता है। वो पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को देखेंगे। और अब यहाँ पे होता क्या है कि बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और इनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय एक कार्यकारिणी परिषद गठित की जाती है। तो अब जो होता है, तो ये समझिए जो बंगाल का गवर्नर रहता है इसको अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है, और इनके लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी गठित की जाती है। मतलब ये एग्जीक्यूटिव इनके लिए गठन की जाती है, और गवर्नर यहाँ पे ऊपर रहेगा समझ, इनकी सहायता के लिए या फिर इनकी कंट्रोल के लिए भी समझ सकते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए 4 सदस्यीय बना दिया जाता है, क्योंकि एक बार में ये फैसला ना ले सके। लेकिन आप समझिए कि जो पावर रहता है, एक्चुअल पावर तो गवर्नर के पास ही रहेगा, गवर्नर जो चाहेगा वही होगा। तो ये चीज़ें बनाई जाती है, इनके लिए 4 एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में ही एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी ये सब बताया था, तो वो वीडियो देखेंगे तो आप लोग को ये जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट माना जाता है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में, वो चीज़ें आसान हो पाएंगी। तो ये एग्जीक्यूटिव कार्य के लिए ये बना दिया जाता है। एग्जीक्यूटिव कार्य क्या होता है, जो लॉ होता है उसको इम्प्लीमेंट का काम होता है एग्जीक्यूटिव का। तो यही एग्जीक्यूटिव परिषद काउंसिल बना दी जाती है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है ये भी आपको याद रहना चाहिए। तो ये वारेन हेस्टिंग बनता है, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आता है। और इसके द्वारा क्या किया जाता है कि मद्रास, मुंबई गवर्नर को बंगाल गवर्नर के अधीन कर दिया जाता है। तो अब देखिए कि जो शासन रहता है तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि ये मान लीजिए इंडिया है, तो ये इंडिया है, तो यहाँ पे मान लीजिए बंगाल में शासन चल रहा है, गवर्नर जनरल यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे ये लोग बम्बई में भी तो शासन कर रहे हैं, बम्बई पे भी इनका अधिकार है, मद्रास में भी इनका अधिकार है, और यहाँ पे भी गवर्नर जनरल रहते हैं, और यहाँ पे भी गवर्नर जनरल रहते हैं, लेकिन ये इन्हीं के अधीन रहते हैं। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा, बंगाल गवर्नर के अधीन इनको कर दिया जाता है। बंगाल का जो गवर्नर कहेगा वही आपको करना है, ये मद्रास और बम्बई के गवर्नर को। और फिर क्या होता है कि 1774 में बंगाल में एक, कोलकाता में समझिए, मतलब एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है, जिसमें और प्रथम मुख्य जो न्यायाधीश रहते हैं एलिजा इम्फे रहते हैं, और 3 अन्य न्यायाधीश भी इसमें रहते हैं, चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड, ये 3 न्यायाधीश भी रहते हैं। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। 1774 में पहली बार आप देख रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना हो रही है भारत में। और अब जो भी लॉ वगैरह बनेगा, चाहे गवर्नर जो भी कुछ बोलता है, तो पहले ये समझिए ये
उच्चतम न्यायालय में पहले जाएगा, वहाँ से जब तक मान्यता नहीं मिल जाती है तब तक वो लॉ लागू नहीं हो सकता। तो ये कंट्रोल करने का तरीका रहता है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रहती है। इसी वजह से न्यायालय बनाती है कि ये लोग कुछ भी ऐसा लॉ नहीं है जो अपने मन से बना सके, और कोई भी लॉ ये लोग बनाते हैं तो पहले उच्चतम न्यायालय में जाएगी, वो उसको जांच करेगा फिर जाके लागू होगी। तो ये मतलब समझिए कि कंट्रोल किया जा रहा है कंपनी पे। अब कंपनी आके यहाँ पे शासन एस्टेब्लिश कर ली है, लेकिन एक बार में उसको नहीं हटा सकते हैं, तो ये प्रोसेस चलेगा धीरे धीरे हटाने का। और आप देखेंगे कि जो 1857 की क्रांति होती है उसके बाद कंपनी को पूरी तरह से हटा ही दिया जाता है। समझिए एक बार में आप नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि ये जो कंपनी रहती है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पूरी तरह से पांव जमा चुकी रहती है। इसके अधिकारी रहते हैं, वो यहाँ पे पता रहता है कि शासन कैसे चलाना है। अगर ब्रिटिश मान लीजिए कि सरकार है जो एक बार में कंपनी को हटा के बोले कि हम शासन करेंगे, तो उनसे हो ही नहीं पाता, क्योंकि ये लोग पहले से ये सब चीज़ें जान चुके हैं, युद्ध करना भी सीख चुके हैं, युद्ध कर भी रहे हैं कंटिन्यू। इस वजह से धीरे धीरे कंट्रोल किया जा रहा है, और कंट्रोल करने का भी ये उच्चतम न्यायालय जो रहता है ये एक टूल्स ही रहता है, समझिए। और यहाँ से फिर भारत में माना जाता है कि विधि का शासन लागू होता है, मतलब कि रूल ऑफ लॉ यहीं से माना जाता है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। तो अब यहाँ से माना जाता है कि फिर ये रूल ऑफ लॉ का एंट्री होता है यहाँ पे। और फिर अगला जो इसमें रहता है प्रोविजन, कंपनी का जो भी निजी व्यापार रहता है उसको रोक लगाया जाता है, और उपहार वगैरह भी आप नहीं ले सकते हैं। तो देखते हैं कि आप लोग कितना बक्सर के युद्ध, प्लासी के युद्ध, उसके बाद कितना ये लोग उपहार लेते हैं। उपहार ले लेके वहाँ पे जो अधिकारी जाता है, यहाँ से समझिए कि 2-3 साल काम कर लेता है, तो इतना धन संपत्ति उसके पास हो जाता है कि वो ब्रिटेन में जाता है तो पूरी जिंदगी ऐश का जिंदगी बिताता है वहाँ पे। इसको एक भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतना 1-2 साल में ये लोग कमा लेते हैं। तो अब क्या किया जाता है कि व्यापार पे ही इनके प्रतिबंध लगा दिया जाता है। निजी व्यापार आप नहीं कर सकते हैं, और साथ में उपहार नहीं ले सकते हैं किसी भी राजा या जमींदार से, क्योंकि इसी की वजह से जो कंपनी रहती है ये लॉस में आती है, और फिर इसको पार्लियामेंट के पास जाना पड़ता है, मतलब ब्रिटिश सरकार के पास जाना पड़ता है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कार्य अवधि जो रहती है 1 वर्ष के स्थान पे 4 वर्ष कर दी जाती है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो मैंने आपको बताया कि कंपनी जब चलाई जाती है तो उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला जाता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो रहते हैं वहाँ पे जो शेयर होल्डर में से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनते हैं, तो उनकी जो कार्यकाल रहती है ये 1 वर्ष रहती है, फिर इसको बढ़ा के 4 वर्ष कर दिया जाता है। क्योंकि जब छोटे समय के लिए मान लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं तो वहाँ पे पॉलिसी बार बार चेंज करने से कंपनी लॉस में जाती है, लेकिन जब बड़े टर्म पीरियड के लिए आप आइएगा 4 वर्ष के लिए, तो वहाँ पे ज़्यादा पॉलिसी चेंज नहीं कर पाइएगा, तो फिर कंपनी को प्रॉफिट होता है। तो इस वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो भी टाइम पीरियड है उसको बढ़ा दिया जाता है। तो ये एक्ट तो बन जाता है ये, लेकिन इसकी भी आलोचना की जाती है। जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी है, लेकिन ये गवर्नर जनरल के आगे बिल्कुल असहाय रहती है, इसको कोई पावर ही नहीं है। गवर्नर जनरल रहता है वो अकेले अपने दम पे फैसला ले सकता है, ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ये काट नहीं सकती है उसके फैसले को। और दूसरा है कि न्यायालय की तो आप लोग स्थापना कर देते हैं, जो ये उच्चतम न्यायालय रहती है इसको तो बना दिया जाता है, लेकिन ये किस लॉ के साथ काम करेगी ये अभी तक क्लेरिफाई नहीं हो पाता भारतीय लॉ के अनुसार या फिर ब्रिटिश लॉ के अनुसार। अगर ब्रिटिश लॉ के अनुसार भी काम करेगी तो ब्रिटिश का लॉ फिर भारतीय पे कैसे लागू हो सकता है, यहाँ के अनुसार यहाँ का लॉ होना चाहिए, ये सब चीज़ें रहती हैं। और तीसरा इसमें क्रिटिसिज्म किया जाता है ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है गवर्नर की, और जो ये न्यायपालिका है, इनका अधिकार क्षेत्र क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर अभी हुआ नहीं है, कौन किस क्षेत्र में काम कर सकता है, कौन किस क्षेत्र में फैसला दे सकता है, ये सब अभी डिफाइन नहीं रहती है। और फिर उसके बाद होता क्या है कि अब नया एक्ट पास होता है, इसी सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट पास होता है। तो 20 वर्षों का बोला गया था, लेकिन अब बार बार एक्ट जब शुरू में पास होते हैं, क्योंकि जो झगड़े होते हैं ये गवर्नर जनरल और जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है न्यायपालिका के बीच, ये कम होते नहीं है। इस वजह से फिर से यहाँ पे एक्ट पास किया जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसीलिए इसको बोला जाता है, सेटलमेंट करने का कोशिश किया जाता है इसमें। तो अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, गवर्नर जनरल को खुश करने का कार्य किया जाएगा। तो कलकत्ता की जो सरकार रहती है, मतलब बंगाल की, इसको अब बिहार उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया जाता है। मतलब जो लॉ है वो तुम बिहार उड़ीसा के लिए भी बना सकते हो। और मेनली ये दूर लाया जाता है, ये जो लॉ रहता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, तो ये दोनों के बीच के झगड़े को दूर करने के लिए ही लाया जाता है, न्यायपालिका जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके बीच का, तो इनको अधिकार दे दिया जाता है। और दूसरी बात है इसमें गवर्नर जनरल काउंसिल जो रहती है सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया जाता है। तो अब जो गवर्नर जनरल हैं, ये जो मैंने आपको बताया एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये जो बनती है, अब इनको दूर कर दिया गया न्यायपालिका के फैसले से। न्यायपालिका इनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, इस वजह से ये जाके यहाँ पे सेटलमेंट हो पाता है। पहले इनके कार्य में न्यायपालिका है वो हस्तक्षेप कर सकती थी। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को सीमित करते हुए उसकी राजस्व जो अधिकारिता होती है उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो राजस्व वगैरह में भी ये लोग
न्यायपालिका है वो ज़्यादा अब नहीं कुछ कर सकती थी, मतलब इसको दूर किया गया। अब मान लीजिए कि जो शासन आपको किसके तहत चलाना है, शासन तो मेनली आपको चलाना है गवर्नर जनरल जो है, तो उसको खुश करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो खुश नहीं हुआ तो फिर पूरी तरह से ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है ये पूरी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समझिए यहाँ से पूरी तरह से उखड़ के चली जाएगी। इस वजह से फिर उसको खुश किया जाता है और ज़्यादा अभी मतलब ये न्याय वगैरह का कॉन्सेप्ट इतना देना ज़रूरी भी नहीं है। और भारतीयों को क्यों न्याय देना, समझिए उनका कहना था भारतीयों का जितना शोषण कर सको उतना शोषण करो। और फिर इसके बाद देखेंगे कि आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, और ये जो एक्ट आता है तो ये ब्रिटिश जो पीएम रहते हैं पिट्स, उन्हीं के नाम पे आता है, उन्हीं के काल में आता है, तो इसको पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं। और अब क्या होगा, कंपनी पे धीरे धीरे मतलब शिकंजा कसा जा रहा है और नियंत्रण बढ़ाया जाएगा, कंपनी के पावर को धीरे धीरे लिया जाएगा और बाद में बिल्कुल पूरी तरह से कंपनी को समाप्ति कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया गया, कंपनी के जो व्यापारिक और राजनीतिक गतिविधियाँ हैं इसको अलग कर दिया गया। जब कंपनी शुरू में आती है तो व्यापारिक और जो राजनीतिक कार्य है एक में ही करने लगी। देखिए कि वो व्यापारिक काम तो कर ही रही है और धीरे धीरे पॉलिटिकल कंट्रोल भी इन्हीं के हाथ में। लेकिन अब क्या किया गया कि इसको अलग किया गया ताकि इफिशियंसी है जो बढ़ाई जा सके, मतलब व्यापारिक काम अलग करो ताकि उससे फायदा हो सके और कंट्रोल करने का काम अलग करो ताकि फिर जो भारतीय शासक है वो जीत के फिर से अपने शासन में ना आ सके। इसके लिए किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल है जो ये राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण करने हेतु स्थापित किया गया, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। और व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो पहले से ही है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियुक्त किया गया, जो ये आप समझ सकते हैं। ये हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल और ये हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये दोनों चीजें बना दी गई ताकि इन लोगों पे शिकंजा कसा जा सके। और सबसे ऊपर कौन है तो ये भी आपको समझना चाहिए, ये है पार्लियामेंट सबसे ऊपर है और उसके नीचे है बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि इन पे नियंत्रण करेगी कंपनी पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर। और फिर ये लोग यहाँ पे गवर्नर जनरल जो होगा उसके तहत ये लोग शासन चलाते हैं। जी जो रहते हैं गवर्नर जनरल उनके तहत शासन चलाते हैं। तो ये हायरार्की रहती है। पहले सबसे ऊपर है पार्लियामेंट, वो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बना देती है राजनीतिक अधिकार की देखरेख के लिए, वहाँ पे कैसे शासन प्रशासन चलेगा। और वो किसके तहत कराएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तहत। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिर यहाँ पे जी जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल रहती है उसके तहत यहाँ पे शासन करेगा और जो भी कार्य है वो कराएगा। और अगला है कि जो गवर्नर जनरल परिषद के सदस्यों की संख्या रहती है वो 4 से घटा के 3 कर दी जाती है। अब 3 करो या 4, उनको तो पावर है ही नहीं, आपको जैसा मैंने आपको बता दिया कि पावर तो इनके पास है ही नहीं, तो ये कर दी जाती है। और अगला है कि गवर्नर जनरल जो भारतीय राजाओं के साथ हैं कोई संधि या फिर युद्ध जो है बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अनुमति के नहीं कर सकते हैं। मतलब कि बिना जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है बिना इसके अनुमति के आप कोई भी संधि या फिर युद्ध नहीं कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आप पहले बताइएगा, फिर ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को बताएगा, फिर ये पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में समझिए कि किंग और क्वीन सबसे ऊपर रहती हैं, उनके अनुमति के बिना युद्ध और संधि भी ये लोग नहीं कर सकता था। तो ये होता है पिट्स इंडिया एक्ट। और फिर उसके बाद होता है जो हमारा आता है अगला एक्ट, तो 1793 का चार्टर एक्ट आता है। चार्टर एक्ट आता है और इसमें के प्रोविज़न हम देख लेते हैं। जो ये कंपनी का अधिकार रहता है इसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो जो जैसे जैसे ये एक्ट पास होता है वैसे वैसे इनका अधिकार जो है ये बढ़ाया जाता है, मतलब कि 20 वर्षों तक और भी तुम व्यापार कर सकते हो। तो ये 20 वर्षों तक इनके व्यापार को बढ़ा दिया जाता है। और परिषद के निर्णयों को रद्द करने का जो अधिकार तो वो तो पहले से ही है, तो वो बना रहता है। और कर्मचारियों के निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध तो ये पहले से ही लगाया रहता है, इसको कंटिन्यू रखा जाता है। तो ये कुछ प्रोविजन है जो कि कंटिन्यू रखा जाता है। और सभी कानून और विनियमों की व्याख्या के लिए व्याख्या का जो अधिकार है ये उच्चतम न्यायालय को दिया जाता है। तो जो भी कानून वहाँ से बन के आएगा, जो ये एक्ट पास होते हैं, तो अब उसको डिफाइन कौन करेगा, यहाँ पे किस तरह लागू होंगे, तो उसको डिफाइन करने का जो अधिकार है ये उच्चतम न्यायालय को मतलब समझिए दे दिया जाता है। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ये 2 पद हैं, तो अब इनका क्या किया जाता है, ये जो सैलरी है समझिए सैलरी अब भारत से ही दिया जाएगा। भारत का जो भी राजस्व है वहीं से इनका सैलरी भी दिया जाएगा। ये सिस्टम यहाँ पे लागू होता है। और अगला फिर आता है चार्टर एक्ट जो है 1813 का चार्टर एक्ट आता है। अब क्या किया गया कि कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार है इसको फिर से 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। समझिए 20 वर्षों के लिए बढ़ा तो दिया गया, लेकिन समझिए जो कंपनी का मोनोपोली था, ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो पूर्व से व्यापार कर सकती थी, बस समझिए। तो
इसको समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी कंपनी आके यहाँ पे व्यापार कर सकती थी, ताकि धीरे धीरे कंपनी का जो भी मोनोपोली है इसको तोड़ा जा सके। ये पार्लियामेंट का काम था, मतलब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि धीरे धीरे जितना कंपनी एक अधिकार बना के रखी है इसको समाप्त किया जा सके। और किया क्या गया, जो चीन के साथ है इनका व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार रहने दिया गया। तो अब होता है कि कंपनी का पूरा जो एक अधिकार रहता है इसको समाप्त कर दिया जाता है, और 20 वर्षों के लिए जो इनका अधिकार रहता है, ये चीन और चाय के साथ व्यापार बस 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो कंपनी का पहले मोनोपोली रहता है, मोनोपोली रहता है मतलब कंपनी ही जो ईस्ट है इसके साथ व्यापार कर सकती थी और कोई कंपनी वहाँ से नहीं आ सकती थी। अब ये किया क्या गया कि अब इसका मोनोपोली को तोड़ने के लिए फिर एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन अब इनको भी तो पूरी तरह से एक बार में पावर ले लीजिएगा तो सही नहीं है कंपनी के लिए, कंपनी बगावत ना कर दे वहाँ पे। तो इस वजह से किया क्या गया कि बोला गया कि तुम व्यापार तो कर सकते हो चीन और चाय के साथ, 20 वर्षों के लिए इनका व्यापार जो है ये बढ़ा दिया गया। तो मतलब समझिए इस तरह जो इनका है ये 20 वर्षों के लिए और व्यापार करने का अधिकार मिल गया। और इस चार्टर द्वारा किया क्या जाता है, जो ईसाई मशीनरी रहती हैं इनको भारत में धर्म प्रचार करने की छूट मिल जाती है। तो अब ईसाई जो रहते हैं ये धर्म प्रचार करते रहते हैं आके चारों तरफ, अब अफ्रीका में भी करते हैं, चीन में, सभी जगह जाके करते रहते हैं। तो इनको भी अधिकार मिल जाता है कि अब जाके वहाँ पे धर्म प्रचार करो। ये आके धर्म प्रचार करते हैं, शादियाँ कराते हैं ईसाइयों लोगों से, बच्चों का धर्म कन्वर्ट कराया जाता है, बड़ों का धर्म कन्वर्ट कराया जाता है। तो धर्म को फैलाने का तो ये मतलब सिलसिला हमेशा से चलते आया है, अभी भी चलता है समझिए। और मिडिएवल हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा चला है, मुस्लिम धर्म कन्वर्ट कराया गया है समझिए, ईसाइयों ने कराया है, बहुत तलवार के दम पे मुस्लिमों ने करवाया है। तो ये फिर यहाँ पे इनको अधिकार मिल जाता है। और फिर यही देखिएगा कि जो ईसाई रहते हैं धीरे धीरे धर्म में हस्तक्षेप करने लगते हैं, बहुत सारे हस्तक्षेप होने लगेंगे और लोगों को फिर वहाँ पे आहत होगी। और फिर बाद में देखिएगा ये सब फूट के निकलेगा 1857 की क्रांति में, और बहुत बड़ी क्रांति होती है वहाँ पे। और शिक्षा, साहित्य, विज्ञान को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिवर्ष जो शिक्षा पे रहता है 1 लाख खर्च करने की व्यवस्था की जाती है। तो मतलब समझिए कि ये जो है एजुकेशन बजट आप समझ सकते हैं, 1 लाख एजुकेशन बजट ये लोग बनाते हैं। और वो भी बजट क्यों बनाते हैं आप समझिए, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब पता है कि धीरे धीरे हमें अब प्रोफेशनल लोग चाहिए, और लोग कहाँ से मिलेंगे, सस्ते यहाँ से मिलेंगे। तो कम पैसा खर्च करो, और कम पैसा खर्च करो अच्छे से क्लर्क वगैरह मिल जाएंगे, क्लर्क मिलेंगे तो फिर वहाँ पे उनका काम आसान हो जाएगा। क्योंकि जो वहाँ से अधिकारी आते थे तो एक तो वो यहाँ पे करप्शन भी ज़्यादा करते थे और पैसा भी ज़्यादा लेते थे सैलरी, तो इस वजह से उनको दिक्कत थी। तो उन्होंने सोचा कि कम शिक्षा पे खर्च करते हैं और वेस्टर्न शिक्षा ही देने की वो व्यवस्था करते हैं, वेस्टर्न शिक्षा भी देते हैं, कम पैसे में देते हैं, और फिर वहाँ पे शिक्षा का बढ़ावा मिलता है। और धीरे धीरे ये लोग होता क्या है कि अच्छे खासे क्लर्क तैयार हो जाते हैं और उसको फिर भर्ती किया जाता है सरकारी नौकरी कह के। और फिर इसके लिए भी बहुत मारामारी चलेगी, देखिएगा आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊँ। और फिर कंपनी के लिए क्या आवश्यक किया गया कि जो राजस्व है और जो व्यापार है उनके लेखों को अलग करें, मतलब जो अकाउंटिंग होती है उनको अलग किया जाए। अब कंपनी समझिए कि क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बन ही चुकी है, कंपनी तो अब पॉलिटिकल शासन इसी के पास है, तो उससे राजस्व भी वसूल रही है, भूमि जो लैंड रहती है उससे इनको राजस्व भी आ रहा है। तो उसको अब अलग करो, और जो तुम्हारा व्यापार करके फायदा होता है उसको अलग करो और सबको दिखाओ, फिर ये भी व्यवस्था कर दी जाती है। और फिर होता क्या है, इसके बाद अब अगला एक्ट पास होगा। देख रहे हैं अब हर एक एक्ट जो है ये 20-20 साल पे पास हो रहा है, जैसा कि एग्रीमेंट हुआ था। तो अगला एक्ट जो है ये पास होता है 1833 में, अगला एक्ट पास होता है। और यहाँ से फिर पद जो है ये भारत का गवर्नर जनरल जो रहता है इसका नाम फिर से चेंज कर दिया जाता है और भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। गवर्नर जनरल को बंगाल का जो गवर्नर रहता है अब इसको पूरी तरह से भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो रहते हैं ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते। तो अब ये क्यों किया जाता है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को यहाँ से पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। और व्यापारिक अधिकार समाप्त करने के बाद इनको बोला जाता है प्रशासनिक जो अधिकार है यही तुम्हारे पास है, बस यहाँ का शासन प्रशासन देखो। और इसी वजह से इसका नाम भी चेंज कर दिया जाता है। अब भारत का जो गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, मतलब पूरे भारत का तुम प्रशासन देखो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है यही देखना है तुम्हें बस। और व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त होगा इनका, व्यापारी कर ही नहीं सकते, चीन या चाहे कहीं से व्यापार नहीं कर सकता। और जो मुंबई तथा मद्रास की परिषद थी उसमें विधि निर्माण की जो शक्तियां दी गई थी उनको वापस ले लिया गया, समझिए अब वो विधि नहीं बना सकती। मुंबई और जो मद्रास थी, जो लॉ है वो समझिए कि बंगाल ही बना सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन लॉ तो पास होके आता ही था। लॉ ये लोग बना सकते हैं लेकिन ये लोग लॉ नहीं बना सकते। और जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल यहाँ पे बनी थी, ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी इसमें किया क्या जाता है, एक विधि सदस्य को भी बढ़ा दिया जाता है। समझिए एक विधि सदस्य मतलब कि एक जो लॉ एक्सपर्ट होता है उसको एक बनाया जाता है, क्योंकि अब लॉ बहुत सारे बन रहे हैं तो उसमें लॉ एक्सपर्ट भी होना चाहिए ताकि वो
बता सके सही है कि नहीं। जाए जैसा कि आप यहाँ पे हमारे यहाँ पे देखेंगे कि महान्यायवादी है तो वो सुझाव देता है, लॉ जब भी बनता है तो वो सुझाव देते हैं। वैसे ही एक सदस्य विधि सदस्य इसमें बढ़ाया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, विधि परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया जाता है। तो पहले 4 से 3 किया जाता है और एक विधि सदस्य डाल के फिर 4 बना दिया जाता है यहाँ पे, ये आप समझ सकते हैं। और इस एक्ट के तहत क्या किया जाता है कि जो सरकारी सेवाएं रहती है इसमें जाति, धर्म, नस्ल, इन सब के आधार पे भेदभाव को समाप्त किया जाता है। भेदभाव समाप्त किया जाता है। उनको चाहिए क्लर्क ऐसा नहीं है कि बस एक ही जाति से आ सकते हैं, चाहे कहीं से आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब जाति प्रथा ये लोग कम करने का, ये सब मतलब वहाँ पे ये सब चीज़ें थोड़ा कम थी। हमारे यहाँ पे जाति प्रथा, धर्म, नस्ल, इन सब पे भेदभाव बहुत ही ज़्यादा था। तो इन सब का ये पूरी तरह से खंडन करते हैं और कोई भी आ सकता है अब सरकारी नौकरी में। ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग वर्ग के लोग आ सकते हैं। और मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग भी 1835 में बनाया जाता है, जो कि लॉ से रिलेटेड सुझाव देगा कौन कौन सा लॉ भारत के लिए हो सकता है। और फिर होता क्या है कि भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया जाता है। 1843 में आप देखिएगा उन्मूलन कर दिया जाता है। तो जो दास्ता रहती है जिसमें कि लोगों को बंधक बनाया जाता है, इस प्रथा को पूरी तरह से बैन कर दिया जाता है यहाँ पे भारत में। और जो गवर्नर जनरल रहता है इसको संपूर्ण देश में एक ही बजट तैयार करने का अधिकार मिल जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रशासनिक ही कार्य देखना है और पूरी तरह से भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगता है, तो अब एक ही बजट बनाएगा पूरे भारत के लिए। तो ये सिस्टम होता है। और फिर यहाँ पे एक ये भी होता है, आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि भारत में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाता है यहाँ से। और फिर यही चीज़ें होती हैं और पश्चिमी संस्कृति की यहाँ से बाहर आ जाती है। अब समझिए कि यहीं से हमारे यहाँ पे पश्चिमी संस्कृति की बाहर आना शुरू हो गई है। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनता है और बहुत मॉडर्न चीज़ें भी हम सीखते हैं, इक्वलिटी, फ्रीडम, ये सब चीज़ें आने लगती है। और फिर ये सब चीज़ें धीरे धीरे 1857 की क्रांति का ये सब भी कारण बनते जा रही हैं, ये जितना चीज़ें ये लोग ला रहे हैं। और सामाजिक रिफॉर्म भी बहुत तेज़ में यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि इनको चाहिए क्लर्क। और सामाजिक रिफॉर्म इसलिए भी ये लोग करते हैं क्योंकि इनको व्यापार करना है। सामाजिक रिफॉर्म, बहुत सारी कुप्रथाएं थी जिसके वजह से लोग, कोई समुंदर पार नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, तो ये सब इनको नहीं चाहिए था। तो फिर ये धीरे धीरे सामाजिक रिफॉर्म भी को बढ़ावा देते हैं ताकि व्यापार बढ़ सके। इनका मेन मोटिव एक ही रहता है, पैसा मतलब समझिए पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, चाहे पैसा जिस रिफॉर्म से आ सके। तो इनका व्यू भी लॉन्ग टर्म का रहता है। पढ़ाई में आज खर्च करेंगे तो फिर 20 साल 30 साल बाद ऐसे कमाएंगे, इनका ये व्यू रहता है। तो फिर ये बजट में एजुकेशन पे एलोकेट करते हैं पैसा को और एजुकेशन पे खर्च करके धीरे धीरे फिर क्लर्क बनाते हैं। आप समझिए क्लर्क बनाए तो क्या होगा, क्लर्क बनाया आप में, अगर वो अभी जो क्लर्क आप देखेंगे 30,000 रुपये लगा रहा है तो आपसे वो कम से कम 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपये कमाता है कोई भी। तो ये इन्वेस्ट हुआ। बिजनेस में क्या होता है, इन्वेस्ट करके ही पैसा कमाया जाता है। तो फिर ये एजुकेशन में इन्होंने इन्वेस्ट किया और फिर ये आगे पैसा कमाएंगे, ये चीज़ें होती हैं। सामाजिक रिफॉर्म में इन्वेस्ट किया, आगे पैसा कमाएंगे, यही चीज़ें होती हैं। इसीलिए बोला जाता है कि एजुकेशन दो। एजुकेशन आज अगर तुम 30,000 का देते हो तो कल वो तुमको 30 लाख देगा, मतलब देश को पूरी तरह से। तो ये होती है। तो अब ये 1733 का एक्ट हो गया। और आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, जो 1733 का एक्ट था, तो लॉर्ड मैकाले जो थे ये प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन भी आता है बार बार। और अगला जो एक्ट आता है आप देखेंगे कि 1853 का एक्ट आता है, चार्टर एक्ट इसको भी बोला जाता है। तो अब इसमें किया जाता है कि जो सिविल सेवाओं की भर्ती रहती है उसको चयन हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ किया जाता है। और परीक्षा कहाँ हो सकती थी, केवल लंदन में। लंदन जाके आप परीक्षा दीजिए। तो परीक्षा समझिए कि खुली इसलिए स्टार्ट कर दिया जाता है, पहले कंपनी ही अपना नियुक्त कर देती थी, तो अब खुली प्रतियोगिता परीक्षा होगी। क्योंकि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उसको पता है कि धीरे धीरे शासन हमें ही करना है, हमें करना है। तो अब समझिए कि अभी से हम तैयार कर रहे हैं तो धीरे धीरे जाके ये वहाँ पे स्टेबल हो पाएंगे, इंडिया में शासन कर पाएंगे। मतलब एक एक डिस्ट्रिक्ट में सिविल सेवक रहेंगे हमारे, और उनको हम रिप्लेस करेंगे। जो कंपनी के अधिकारी रहते हैं उनको रिप्लेस करके अब अपने अधिकारी को भरा जाए, क्योंकि शासन तो अब हमें ही करना है। इसी वजह से इनको पूरी तरह से प्रशासनिक अधिकार नहीं ले लिया जाता है, क्योंकि ब्रिटिश जो मोनार्क रहता है उसको भी पता है कि हम जाके वहाँ पे शासन नहीं कर सकते हैं। इनको एक्सपीरियंस है, वो इतने दिनों से शासन करते आ रहे हैं। अब इसीलिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा शुरू कर दी जाती है ताकि इन लोगों का चयन किया जा सके। चयन करके उनके अधिकारियों को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी रहते हैं, उनको रिप्लेस करके अपने अधिकारी को नियुक्त करें और फिर बाद में पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके और अधिकारी सहित इनको हटा दिया जाए। और समझिए कि जो ये कंपनी का विधायी अधिकार रहता है, विधायी अधिकार और जो कार्यकारी
प्रशासनिक अधिकार दोनों को अलग कर दिया जाता है और यहाँ से ही माना जाता है कि लघु संसद की स्थापना होती है। तो अब ये समझिए लघु संसद मतलब क्या समझ रहे हैं, विधायी अधिकार। ये मान लीजिए ये पूरी तरह से संसद है, तो ये विधायी अधिकार हो गया और ये यहाँ पे हो गया कार्यकारी प्रशासनिक अधिकार। यहाँ पे मान लीजिए गवर्नर जनरल हो गए और इनके साथ इनके मदद के लिए कुछ मेंबर हो गए। और ये विधायी अधिकार मतलब कि ये जो सदस्य रहेंगे ये कानून बनाएंगे और ये जो कानून बना देंगे ये इसको लागू करने का काम करेंगे। तो इसी को समझिए कि लघु संसद की स्थापना होती है। जैसे कि आज हमारी लोकसभा राज्यसभा है, यहीं से माना जाता है कि हमारा संसद लघु संसद आता है। और ये जो है ये जो बनी इसको भारतीय केंद्रीय विधान परिषद बोला गया। और विधायी अधिकार जो इनका जो अधिकार था गवर्नर जनरल के, इसमें भी सदस्य को बढ़ा दिया गया क्योंकि काम धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। काम बढ़ते जा रहा है मतलब इन लोगों का धीरे धीरे जो कंट्रोल है पूरे इंडिया पे बढ़ते जा रहा है। तो काम बढ़ेगा तो फिर वहाँ पे सदस्य को भी बढ़ाया जाता है। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहते हैं इनकी संख्या 24 से घटाकर 28 कर दी जाती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और उसके ऊपर कौन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का संख्या घटाया जाता है क्योंकि अब तो धीरे धीरे इनको कंपनी को समाप्ति करना है। और समझिए कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता था कि कंपनी को तो समाप्ति करना है। और शिक्षा के विकास के लिए 1854 में चार्ल्स वुड कमेटी की गठित की गई। चार्ल्स वुड कमेटी भारत में शिक्षा क्षेत्र में मैग्ना कार्टा बोला जाता है। तो यहीं से फिर शिक्षा के हमारे यहाँ मॉडर्न जो शिक्षा है यहाँ से शुरुआत होती है। इसका बहुत सारा सजेशन है जो कि फिर लागू करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट और यहीं से फिर इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है भारत के शिक्षा में। और 1854 में ही देखिएगा कि अब एक मैकाले कमेटी भी बनती है जो कि भारतीय सिविल सेवा से संबंधित रहती है। सिविल सेवा का परीक्षा कैसे होगा, कैसे इंग्लैंड में ये सब चीज़ें होगा, क्योंकि इन्होंने अब डिसाइड किया है कि खुली प्रतियोगिता परीक्षा होगी, मतलब कोई भी आके परीक्षा दे सकता है। तो इसके लिए कैसा कंडीशन टर्म होगा, इसके लिए एक मैकाले समिति भी बनती है सिविल सेवकों के संबंध में। और ये जो था ये चार्टर श्रृंखला का अंतिम जो था ये एक्ट। इसके बाद कोई भी चार्टर श्रृंखला का अधिनियम पास नहीं होगा। अब होता है कि भारत शासन अधिनियम आता है और ये भारत शासन अधिनियम, अब समझिए कि भारत शासन अधिनियम मतलब कि अब जो है ये यहाँ से कंपनी के शासन को पूरी तरह से प्रशासनिक अधिकार को भी ले लिया गया। जब 1857 की क्रांति होती है तो ये माना जाता है कि कंपनी के वजह से हुई है। और फिर यहाँ पे एक बहाना भी मिल जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट और जो वहाँ की जो महारानी रहती हैं, मतलब समझिए उन लोगों को अब एक बहाना भी मिल जाता है कि अभी इनके वजह से ही ये रिवोल्ट हुआ है जिसमें बहुत सारे सैनिकों की उनकी जान जाती है और दबाने में बहुत सारा पैसा खर्च होता है। समझिए कि यहाँ पे इनका शासन उखड़ ही चुका होता है, लेकिन फिर ये लोग कैसे भी बच जाते हैं। तो फिर यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि अब ये कंपनी जो है शासन वहाँ पे नहीं करेगी। और यहीं से अब बोला जाता है कि भारत सरकार मतलब कि भारत का शासन अच्छा बनाने के लिए भारतीय शासन अधिनियम पास किया जाएगा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ पास किया जाएगा। और यहाँ से किया क्या जाता है, पहला नंबर की अब ईस्ट इंडिया से कंपनी का जो भी अधिकार रहता है ये लेके सीधे क्राउन के हाथों में दे दिया जाता है। क्राउन मतलब कि राजशाही के हाथों में पूरी तरह से शासन चला जाता है। और इसके बाद के शासन को ताज का शासन कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसके बाद का जो भी शासन है तो इसको ताज का शासन कहा जाता है। और जो गवर्नर जनरल रहता है इसके नाम को बदल के वायसराय कर दिया जाता है। तो नाम जब भी बदला जाता है मतलब इनका काम बदल गया, अब दूसरे तरह का काम है। अब तुमको ताज का प्रतिनिधित्व करना है, यहाँ पे वायसराय कर दिया जाता है। वायसराय सीधे समझिए कि जो महारानी है मतलब जो वहाँ पे राजशाही है उसका प्रतिनिधित्व यहाँ पे कर रहा है। और लॉर्ड कैनिंग जो थे ये प्रथम वायसराय बने भारत के। और होता क्या है, जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना था इनको समाप्ति कर दिया जाता है क्योंकि अब सीधे क्राउन के हाथों में चला गया। और बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल बना था तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए ही बना था। तो अब कंट्रोल करना ही नहीं, अब तो सीधे राजशाही के अंडर में शासन चला गया। तो इस वजह से ये किया जाता है। और फिर अगला किया जाता है कि 15 सदस्यीय भारत परिषद इंडियन काउंसिल गठित किया जाता है जिसके 8 सदस्य होंगे ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और 7 सदस्य जो होंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। तो मतलब समझिए कि राजशाही नियुक्त करेगी और संसद मिलकर यहाँ पे नियुक्त करेगी और भारत मंत्री का पद ही बनाया जाता है एक। तो ये 1858 में होता है। भारत मंत्री मतलब SOS बोला जाता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का एक पद ही बनाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे मतलब एक मिनिस्ट्री बना दी जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत में हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है जिसे होम मिनिस्ट्री बोलते हैं। वैसे एक मिनिस्ट्री बना दी जाती है और मिनिस्ट्री क्या करेगी, पूरी तरह से वहाँ पे इंडिया का शासन करेगी। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे एक फिगर से समझ सकते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए भारत है और ये भारत है, समझिए यहाँ पे ब्रिटेन है, यहाँ पे UK गवर्नमेंट है और फिर यहाँ पे इनकी संसद है। और इनके संसद में क्या होगा, यहाँ पे कैबिनेट रहता है और कैबिनेट में बहुत सारे मंत्रालय के
मंत्री रहते हैं, तो ये कैबिनेट है और इसके मंत्री हैं, तो एक मंत्री ही बना दिया जाता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। और इनका शासन काम क्या रहेगा, 15 सदस्य इनको दे दिया जाता है। इनके मेंबर में 15 सदस्य रहेंगे जो कि यहाँ पे शासन को देखेंगे यहाँ पे। और ये शासन कैसे करेंगे, मान लीजिए इनको बम्बई में करना है, यहाँ पे बंगाल में करना है, यहाँ पे मद्रास में करना है, तो ये गवर्नर जनरल को यहाँ पे भेजेंगे और ये लोग यहाँ पे शासन करेंगे। और जो सिविल सेवक के लोगों को चुना जाएगा ये भी यहाँ से भेजा जाएगा परीक्षा के तहत। ये छोटे छोटे इलाकों में अपना शासन देखेंगे यहाँ पे और इनको मानना पड़ेगा बात इनके गवर्नर जनरल को जिस एरिया में ये पढ़ेंगे। तो ऐसा बिल्कुल स्ट्रक्चर बनाया जाता है यहाँ पे। और अभी भी जो परिषद बनेंगी, तो अभी मान लीजिए कि ये लोग यहाँ पे, तो ये समझिए ये जो आज हमारा दिल्ली है, तो दिल्ली वाला काम यहाँ पे होता था, समझिए आज जो है ये बंगाल में होता था। समझिए उस टाइम का राजधानी बंगाल ही था, पूरी तरह से जो पावर सेंटर था ये बंगाल था। और जैसा कि आप स्टेट आज देखते हैं, जैसे यूपी है, बिहार है, तो ये सब समझिए कि मद्रास, बम्बई, ये सब स्टेट था और यहाँ पे भी शासन होता था। यहाँ पे भी जो संसद जैसी व्यवस्था है, तो यहाँ पे द्विसदनीय, किसी में एक सदनीय व्यवस्था थी, यहाँ पे लोग चुन के आते थे और ऊपर सबसे गवर्नर जनरल होता था। तो ये सिस्टम था। तो ये सिस्टम मैं आगे अगले वीडियो में बताऊंगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होगा और अगले लेक्चर में मैं आपको काफ़ी अच्छे से बताऊंगा। अब जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा, कैसे कैसे द्विसदनीय बनाया जाता है, स्टेट में कैसा शासन होता है, वहाँ पे जो विधानसभा आज आप देखेंगे वो कब आता है और कैसे कैसे शासन चलता है, बाईकैमरल, फिर जो आज का लोकसभा है, राज्यसभा है, वो कब आता है, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर जो पृथक्करण का सिद्धांत आप देखेंगे कि मुस्लिमों का सीट भी 1900 पार्लियामेंटों का सुधार आता है, तो वो सीट बढ़ाया जाता है, तो वो भी हम देखेंगे कैसे सीट बढ़ाया जाता है, आखिर में उनका इलेक्शन वगैरह कैसे होता था, ये भी चीज़ें हम देखेंगे। तो अगले वीडियो में काफ़ी चीज़ें आएंगी, तो आप लोगों को देखना पड़ेगा। और बार बार देखते हैं कि सदस्य को बढ़ा दिया जाता है, तो वो कैसे सदस्य बढ़ाया जाता है, एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नर जनरल का जो परिषद है उसमें बढ़ाया जाता है, जो कि निचला सदन रहता है उसमें बढ़ाया जाता है। ये सब चीज़ें बहुत ही आएंगी, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, और बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, वो मैं दूर करने का कोशिश करूंगा और दूर हो भी जाएगा। और आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि ये चीज़ें कि आप लोग को क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि कम्युनिटी सेक्शन में जाके आप लोग जो भी क्वेश्चन डाल रहे हैं उसका आंसर दें, प्लीज़ देने का कोशिश करें। उससे आप लोग को कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं। तो ये फॉलो करें। और आज का हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का दूसरा पार्ट होगा और उसमें ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे अब हम अपने संविधान को शुरू करेंगे। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं और बेसिक चीज़ें बहुत ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और बिल्कुल मैं 360 डिग्री में आप लोगों को कंप्लीट कर दूंगा। बस आप लोग रिवीजन करते चले और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चले, बिल्कुल उसके बाद कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, थैंक यू। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।